हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। यूजीसी नेट कॉमर्स का थर्ड वीडियो है फॉर द बिज़नेस एनवायरनमेंट। कल हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे एंड 2 वीडियोस अपलोड की गई हैं रिलेटेड टू बिज़नेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले हमने ये फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर अपलोडेड है, जिसके अंदर हमने किया था कि बिज़नेस का मीनिंग क्या है, बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट हमने कवर कर लिया था, मैक्रो एनवायरनमेंट हमने कवर कर लिया था एंड साथ ही साथ में हमने पॉलिटिकल पैसल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ये भी हमने कवर किया था। ये आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर हमने कवर किए थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बाद फेमा। कल हमने फेमा एंड फेरा का डिफरेंस किया था वीडियो के अंदर एंड एक और हमने टॉपिक किया था उसके साथ ही साथ में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की जो वीडियो रहेगी वो इसके आगे का टॉपिक है। सिलेबस में एक बार से दोबारा आपको दिखा देती हूँ। आप सिलेबस देखेंगे तो ये आपका बिज़नेस एनवायरनमेंट का सिलेबस है, जिसके अंदर हम ये टॉपिक पूरा कवर कर चुके हैं। यहाँ तक हमारा पूरा कवर है 2 वीडियोस के अंदर। आज हम इंटरनेशनल बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे एंड कोशिश रहेगी कि आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तक मैं कवर कर दूं। एक बात और, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ निकली हैं उसके अंदर आपका जो प्री टेस्ट है वो आपका सेम यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस ही है। आई विल अपलोड द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, बट इट इज़ द सेम। यानी कि अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एचपीएससी का जो तैयारी है वो अपने आप ही हो जाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। उसके लिए भी हम एक नई वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज हम ये करेंगे, इसके बाद अपने कुछ ये टॉपिक्स रह जाएंगे जो कि नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर हम कवर कर लेंगे। कंप्लीट सिलेबस की वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल एंड बिजनेस वेरी सिंपल कि आप जो बिज़नेस है वो सिर्फ लोकल लेवल पर या नेशनल लेवल पर ना करके आप मल्टीनेशनल कंपनी की तरह, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि आपका जो कॉमर्स है वो क्या है, क्रॉस बॉर्डर। मतलब आप एक सीमा तक सीमित नहीं है, सिर्फ इंडिया के बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यू आर ऑल्सो क्रॉसिंग द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। फिर चाहे गवर्नमेंट बिजनेस करे या फिर कंपनीज करें। तो ये जो गुड्स और सर्विसेज का लेन देन है, एक्सचेंज है इंडिविजुअल्स के बीच में, बिजनेसेस के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, बट एट द लेवल ऑफ मल्टीपल कंट्रीज़, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। नाउ एक स्पेसिफिक एंटिटी जैसे कि कोई एमएनसी हो गई, या फिर कोई, जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी हो गई, तो ये सभी जो बिज़नेस करते हैं ये मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब ही देखिए, यूट्यूब इज़ नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री, ये सभी कंट्रीज़ के अंदर ईजीली अवेलेबल है। सो इसको भी हम यही बोलेंगे कि ये भी एक इंटरनेशनल मार्केट का ही मार्केट में ही रोल प्ले करता है। ये इंटरनेशनल ट्रेड का आप थोड़ा सा डायग्राम देख सकते हैं एंड इस डायग्राम के अंदर यही दिखाया गया है ये कि पूरा ग्लोब जो है वो आपस में इंटीग्रेट किया जा सकता है थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस। चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब बड़ा आसान सा होता है, आपने कई बार बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी हम पढ़ ही रहे हैं। तो ट्रेड मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन इसके साथ साथ मनी का भी एक्सचेंज होना ही चाहिए। ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वो सिस्टम या वो नेटवर्क जिसकी वजह से हम ट्रेड कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यूट्यूब चल रहा है, सो दैट इज़ अ इंटरनेशनल मार्केट। जो पहले ट्रेड होता था उसके अंदर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करे जाते थे, तो उसको हम बार्टर कहते थे। लेकिन आज मनी अवेलेबल है, तो आप कोई भी चीज़, गुड्स लेना है, आपको सर्विसेज लेना है, जैसे यूट्यूब क्या है, यूट्यूब इज़ अ सर्विस। सिमिलरली आपको कोई गुड खरीदना है किसी कंट्री से, यू कैन ईजीली परचेज इट, क्योंकि एक इंटरनेशनल मार्केट क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट आपका सिलेबस के अंदर आप देखेंगे तो है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। यानी कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से वहाँ एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई गुड्स हैं, कोई सर्विसेज हैं जो आप सेल करना चाहते हैं, सो एक्सपोर्ट देम। दूसरा क्या है, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि आप जॉइंट हैंड्स जॉइन कर लीजिए एंड बेसिकली आप अपनी कंपनी की जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो दूसरी कंपनी के साथ शेयर कीजिए। सो दैट इज़ द जॉइंट वेंचर। एंड ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि मान लीजिए कोई 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी है, उनका सेम एम है, सेम पर्पस है, सेम बिजनेस है, सो दे कैन कोलैबोरेट।
देन कम्स आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग आपको इकोनॉमिक्स के अंदर भी मिलेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में भी मिलेगा, बिजनेस स्टडीज़ में भी मिलेगा। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि अपना काम किसी थर्ड पर्सन को दे देना। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे आप अपना काम पूरा इंटरनली ना करके अपना काम आप आउटसाइड सप्लायर्स को दे देते हैं। अब ये आप डोमेस्टिक भी दे सकते हैं एंड किसी फॉरेन कंट्री को भी दे सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। सो ये सब तरीके हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के। देन व्हाट इज़ फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग मीन्स जैसे फ्रेंचाइज है, फॉर एग्जांपल हमें किसी प्ले स्कूल का फ्रेंचाइज लेना है तो हम उसका नाम यूज़ करें, उसी के हिसाब से काम करें, दैट इज़ फ्रेंचाइजिंग। सिमिलरली कुछ ऐसे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है बट सेमी इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी का उन्होंने फ्रेंचाइजी ली हुई है बेसिकली दे आर गोइंग टू पे सम फीस एंड सम रॉयल्टी टू देम, और इसके बदले में उन्हें राइट मिलेगी कि हाँ वो उसका ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डीपीएस के बारे में देखिए, अगर आपको डीपीएस की फ्रेंचाइजी लेनी है तो आप डीपीएस स्कूल खोल लीजिए, आपके स्कूल का नाम भी डीपीएस हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो डीपीएस की जो सोसाइटी है उसको आपको फीस रॉयल्टी पे करना पड़ेगा बिकॉज यू आर यूजिंग दैट ट्रेडमार्क, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंचाइजिंग। तो अगर आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसा है जिसकी हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो ईजीली ले सकते हैं। अब तो काफ़ी सहूलियत हो गई है। देन कम्स टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जिसको आप कुछ देने वाले हैं क्लाइंट को, उसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। सो इट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल प्लांट टू द क्लाइंट विदाउट एनी एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंपनी जो होगी वो एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करेगी, उसको बोलेगी कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कीजिए, आप हमारे एम्प्लॉयज़ को समझाइए, टेक्नोलॉजी समझाइए और इस तरीके से दूसरी कंट्री के अंदर आप एक्सपोर्ट करिए गुड्स। So that is turnkey project. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आपका पूरा सिलेबस में भी है। तो एफडीआई मीन्स कि दूसरे कंट्री के कोई भी कंपनी या कोई भी दे कैन ईजीली डायरेक्टली इन्वेस्ट इन आर कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड एफडीआई। तो एफडीआई का मतलब क्या है कि आप इजीली फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट। आप चाहें तो डायरेक्टली और आप चाहें तो इनडायरेक्टली भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू एंटर कर सकते हैं। अभी 100% एफडीआई भी अलाउड है। देन कम्स मर्जर एंड एक्विजिशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, मर्जर का मतलब जब भी कोई दो चीज़ आपस में मिले। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो मर्जर। एक्विजिशन जब कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। तो मर्जर मीन्स जहाँ पे दो या दो से अलग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ वाली कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपस में मिल जाती हैं, अपने एसेट्स को अपने लायबिलिटीज़ को मिला लेती हैं, फिर उनको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, ज़्यादा ग्रोथ होती है, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल हो पाती है, ज़्यादा मार्केट मिल पाती है, दैट इज़ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। फिर वो एक ही एंटिटी कहलाते हैं। ओके, सो दिस इज़ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। देन व्हाट इज़ लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब सिंपल है कि आप किसी को लाइसेंस दे रहे हैं कि हाँ आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, परमिशन देना किसी पर्सन को। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉन्ट टू यूज़ द ट्रेडमार्क ऑफ सम, या मैं मान लीजिए कोई ऐसी फ़ोटोज़ यूज़ करना चाहती हूँ अपने इस PDF के अंदर जिसके अंदर कॉपीराइट है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को या तो कुछ पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी या फिर मुझे उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा कि हाँ क्या मैं आपका ये जो पिक्चर है वो अपने PDF के अंदर यूज़ कर लूँ, अदरवाइज़ कॉपीराइट्स आ जाते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग आप इसको गवर्नमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो, अभी तो पहले बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा लीनियंसी है कि लाइसेंस जो है वो आपको इतनी ज़्यादा मतलब भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मान लीजिए कोई फॉरेन फर्म है और वो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर को बोलती है कि आप हमारे प्रोडक्ट का ये पार्ट बनाइए या हमारा प्रोडक्ट बनाइए, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना कोई गुड्स बनाने के लिए। देन स्ट्रैटेजिक अलायंस मीन सिंपल, आप स्ट्रैटेजी के तौर पे किसी के साथ अलाई कर रहे हो, किसी के साथ मिक्सअप हो रहे हो। सो यहाँ पे ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें साफ लिखा होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव अभी एक है तो हम अभी आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ही इंडिपेंडेंट रहेगा और मर्ज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या अपना मार्केट बढ़ाने के लिए। सो दैट इज़ स्ट्रैटेजिक अलायंस।
सो दीज वर ये आपके पास 10 डिस्कस किए गए हैं. दीज वर द 10 मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. और ये मोर देन सफिशिएंट है, एज मैंने यहाँ पे पहले लिखा है दैट दीज आर द यूजीसी नेट कॉमर्स अपडेटेड नोट्स. एंड सब कुछ अपडेटेड है. पहले तो मैंने हैंड रिटन ही बनाए थे, लेकिन अब मैंने सोचा थोड़ा हैंड रिटन में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा PDF के फॉर्म में बना दिया गया है. एंड दीज आर टोटली अपडेटेड. चलिए नेक्स्ट है टैरिफ बैरियर्स. बैरियर्स मीन्स रुकावट. सो टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा टैक्स लगा देना जिससे कि फॉर एग्जांपल जैसे पहले ये होता था कि आप दूसरी कंट्री से अगर कुछ भी खरीदोगे तो आप पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था. जैसे मान लीजिए USA से हम इंडिया के अंदर कुछ भी लेकर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लग जाता था. अब वो टैक्स लगाना क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड टैरिफ बैरियर्स. अब वो अलग अलग फॉर्म में लगता है. जैसे कि आपसे कोई ड्यूटी चार्ज कर ली, आपने कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट किए एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए, तो आप पे टैक्स लगा दिया गया. अब उससे क्या होगा? टैक्स लगा देंगे तो गुड्स के प्राइजेस बढ़ जाएंगे. गुड्स के प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो वही गुड जो होगा वो हमारी मार्केट के अंदर इतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो लोगों के कॉम्पिटिशन ही नहीं बचेगा, क्योंकि उसको सिर्फ वही लोग खरीदेंगे जिनकी कैपेबिलिटी है. तो कंपटीशन कम हो जाएगा. तो इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. सो सिमिलरली ये कोशिश की जाती है कि अब टैरिफ बैरियर्स इतने ना लगें. आपको टैरिफ्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ है, जैसे कि सी में, लैंड में, एयर में, आप टैरिफ देखने को मिलेंगे आपको केबल पर, रेडियो पर, टेलीफोन कंपनीज़ में, तो टैरिफ देखने को मिलते हैं. जैसे कि कुछ 3 तरीके के टैरिफ्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. स्पेसिफिक टैरिफ है, ओके. देन एड वैलोरम टैरिफ है, ये काफ़ी बार पेपर के अंदर आया भी है. एंड कंपाउंड टैरिफ है. तो स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब कि आपको अगर आप दूसरी कंट्री से इतनी यूनिट्स लेकर आओगे आपको इतनी अमाउंट पे करनी होगी, फिक्स्ड है. सो दैट इज़ अ स्पेसिफिक टैरिफ. एड वैलोरम मतलब परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे उस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है उसका परसेंटेज डिसाइड कर दिया जाएगा, जैसे कि 2%, 3%. कंपाउंड टैरिफ का मतलब यहाँ पे आपको दोनों को ऐड करके कंपाउंड टैरिफ लगेगा, यानी कि फिनिश्ड गुड्स पे अलग भी जिसके कंपोनेंट्स जो हैं अलग अलग टैरिफ लग सकता है. जैसे मान लीजिए मैं कोई टीवी लेके आती हूँ, अब मैं टीवी के पार्ट्स असेंबल कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो हर किसी पे टैरिफ देना पड़ेगा. वहीं क्या होगा कि अगर मैं पूरा मतलब उसको फिनिश्ड गुड लेकर आऊँगी तो उसके ऊपर इकट्ठे होकर लग जाएगा. दैट इज़ कंपाउंड टैरिफ. तो ये हो गया आपका टैरिफ बैरियर्स. देन कुछ बैरियर्स लगाए जाते हैं नॉन टैरिफ. मींस आपके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे, ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी, बट वैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. जैसे कि आप इस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हो, आप इतनी क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते हो, आप जो खरीद रहे हो वो अच्छा गुड नहीं है, आपका क्वालिटी जो कमिटमेंट है वो अच्छा नहीं है, कंटेंट जो है वो अच्छा नहीं है. तो इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करोगे तभी आप इंपोर्ट कर सकते हो. जैसे US गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ये लगाती है कि अगर यहाँ से इंडिया से कुछ भी जाता है तो उसके ऊपर वो नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं. सो US गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करती है. एक लॉ उन्होंने पास किया हुआ है कि US के अंदर सिर्फ वही कैंडी बार सोल्ड होंगे जिनके अंदर एटलीस्ट 50% लोकली प्रोड्यूस्ड शुगर हो. तो यानी कि जिसके पास 50% या तो वो शुगर यूज़ करें. अगर शुगर यूज़ नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया वाले वो कैंडी बार बना रहे हैं एंड वी आर नॉट यूजिंग दैट 50% लोकली प्रोड्यूस्ड शुगर, तो हमारा वो कैंडी बार उस कंट्री में बिकेगा ही नहीं. और WTO भी कहीं ना कहीं इनको हेल्प और सपोर्ट करता है. सो दीज आर नॉन टैरिफ बैरियर्स. देन एक इसके अंदर होता है कोटाज. कोटाज क्या होते हैं? कोटाज मीन्स सिंपल, जैसे कि आप एजुकेशन में भी देखते हो, सीट्स में भी देखते हो कि इनका कोटा है. कोटा मीन्स कि आपने लिमिट लगा दी, आपने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये चीज़ तो पर्टिकुलरली इनके लिए ही है. सो कोटाज का मतलब भी रेस्ट्रिक्शंस होता है. रेस्ट्रिक्शंस लगा देना कि आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी या फिर नहीं खरीद सकते इतने पीरियड ऑफ टाइम में. एम यही रहता है कि जो कॉम्पिटिटिव दिस इज़ टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स इन लोकल मार्केट्स. क्योंकि अगर मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा हमने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है जिस कंट्री से जो आ रहा है आप खरीदो खरीदो खरीदो, तो क्या होगा? लोकल मार्केट्स बिल्कुल ही ठप हो जाएंगी. ठीक है. सो सिमिलरली जैसे आप देखो US ने ये लगाया हुआ है कि आप कैंडी बार्स जापान से 1 लाख से ज़्यादा नहीं खरीद सकते. सो दिस इज़ कॉल्ड कोटाज. कोटाज नंबर्स में लगाया जाएगा कि आप इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते हो. लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स आप इस क्वालिटी का होना चाहिए तब प्रोडक्ट आएगा. सो दिस वॉज द टॉपिक.
तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने किया है इंटरनेशनल बिजनेस के मोड्स ऑफ एंट्री, देन हमने किए हैं बैरियर्स। ओके, बैरियर्स किए हैं टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। अब देखिए एक्सचेंज रेट का मतलब सिंपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो पेमेंट है वो डॉलर्स में आएगा और मुझे जो अमाउंट मिलेगी वो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश। लेकिन कितना डॉलर कितने कैश के बराबर होगा, कितने रुपये के बराबर होगा, दैट इज़ एक्सचेंज रेट। यानी कि एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी में क्या है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। ओके, तो एक तो इसके अंदर डोमेस्टिक करेंसी हो गई, रुपी हो गई, एक फॉरेन करेंसी हो गई, डॉलर्स हो गए। तो अब जब आप इसको चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल $1 इक्वल्स टू आई थिंक 84 रुपीज़ कुछ अभी चल रहा है शायद, सो दैट इज़ एक्सचेंज रेट। आई थिंक 80 से 84 के बीच में है। सो ये रुपी है एंड ये आई थिंक पाउंड है और ये आपका शायद डॉलर्स है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। सो ये एक्सचेंज रेट हो गया। देन कम्स लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। लाइसेंसिंग का मतलब देखो, एक होता है लाइसेंसर, एक होता है लाइसेंसी। जो लाइसेंस देता है दैट इज़ लाइसेंसर और जो लाइसेंस लेता है दैट इज़ लाइसेंसी। अब लाइसेंसर देने वाला कौन होता है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी का ब्रांड नेम यूज़ करना है, कोई ट्रेडमार्क यूज़ करना है, कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, सो आई नीड अ लाइसेंस टू यूज़ दैट। तो फिर मेरा क्या होगा, उस पर्सन के साथ या उस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। चलिए, तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो कवर हो जाता है। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, बहुत जल्दी से बता देती हूँ लेकिन इसको हम कल स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छा डिटेल में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिंपल, 12th की इकोनॉमिक्स में, इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। कल इसको हम शुरू करेंगे, जो कि कल 4th वीडियो होगी। 2 और वीडियोज़ के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर 5 वीडियोज़ मर्ज करके मैं एक कंप्लीट वीडियो भी अपलोड कर दूंगी बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। जिसका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, अच्छी बात है, अदरवाइज़ दिसंबर के लिए तो आपको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो थैंक यू।